वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमने कल डायग्राम के द्वारा समझा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ये दो प्रकार की जो सेल होती है, इन सेल्स में फिर डिफरेंस क्या होते हैं। ये जो सेलें होती हैं इनमें कुछ न कुछ डिफरेंस भी तो होंगे। अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लो प्रोकैरियोट्स और यहाँ पर लिख लो आप यूकैरियोट्स। ठीक है, यानी कि इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो बात आएगी इनके साइज की बात आएगी। किसकी बात आएगी? इनके साइज की बात आती है। किसकी बात आती है? साइज। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक प्राइमेटिव सेल है और प्राइमेटिव सेल यानी कि इतनी सुविकसित नहीं होती है, इसलिए इसका साइज जो होता है वो साइज भी क्या होगा? छोटा होगा या नहीं होगा। और हमें पता है कि जितना छोटा अमाउंट होगा यानी कि बड़ा अमाउंट होगा तो उसके लिए हमारे पास मापक भी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन ये सेल्स क्या होती है? बहुत छोटी होती है और बहुत छोटी संरचना के मापन के लिए हमें इसकी यूनिट या इकाई भी बहुत ही सूक्ष्म या छोटी चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए सेल का मापन हमेशा क्या किया जाता है? या तो माइक्रोन या मिली माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम के अंदर किया जाता है। ठीक है, या तो हम माइक्रोन में करते हैं इनका मापन जो छोटी इकाई होती है, और या एंगस्ट्रॉम या मिली माइक्रोन के अंदर इसका मापन करते हैं। हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का फिर साइज क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होगा 20 से 2 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। 20.20 से 2 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। और इसका यूकैरियोटिक का साइज होता है 10 से 100 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। ये तो थी साइज की बात, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा और यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है। वैसे इनसे भी छोटे साइज की सेल भी पाई जाती है, वो पाई जाती है बैक्टीरियोफेज और वायरस के अंदर। लेकिन वायरस के अंदर हम इन्हें कोशिका के अंदर इनका अध्ययन नहीं करते हैं, सेल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कोशिका के बाहर निर्जीव और कोशिका में सजीव होता है। इसलिए छोटी सेल किसको मानते हैं? हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को मानते हैं। तो सबसे छोटी सेल्स की बात करते हैं तो सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? वो हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा लैड लेवी। माइकोप्लाज्मा लैड लेवी एक बैक्टीरिया है, उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। इसे हम एक नाम और से भी जानते हैं, तो इसे हम पीपलो भी कहते हैं, PPLO भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, माइकोप्लाज्मा लैड लेवी और PPLO दोनों एक ही नाम है। PPLO का अर्थ ये होता है कि इसे बोलते हैं पॉली न्यूमोनिया लाइक ऑर्गन। इसे क्या कहते हैं हम? पॉली न्यूमोनिया लाइक ऑर्गन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पीपलो। ये माइकोप्लाज्मा जब पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे किसने खोज की थी, इसे पीपलो किस प्रकार से कहा जाता है। ये माइकोप्लाज्मा की जब संपूर्ण स्टडी करेंगे तो बताएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी कोशिका एनिमल में पाई जाती है, एनिमल ऑस्ट्रिच।
ओस्ट्रिक यानी कि स्तुर्मुर्ग का जो एग होता है, अंडा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और यदि हम लॉन्ग सेल की बात करते हैं, सबसे लॉन्ग कोशिका किसकी होती है, तो नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। ये तो बात थी इनकी साइज की बात थी। साइज के बाद हमने क्या देखा था कि साइज के बाद हमने देखा था कि जो कोशिकाएं होती है, कोशिका के सबसे बाहर कोशिका होती है, कोशिका के जो सबसे बाहर क्या संरचना पाई जाती है। हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया और प्लांट होते हैं उनमें सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल प्लांट, यूकैरियोटिक सेल प्लांट में भी क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। यानी कि यूकैरियोटिक में भी सेल वॉल है और प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल है। तो इन दोनों में सेल वॉल है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ अभी, तो फिर डिफरेंस होता है कि ये जो सेल वॉल है ये किस किस मटेरियल की बनी होती है। तो डिफरेंस होता है इनके फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल में होता है। अब देखिए, जो फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इसके जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, ये तो बनी होगी पेप्टिडो ग्लाइकेन या म्यूरेमिक एसिड की बनी होगी, ठीक है। और इसकी सेल वॉल में पामेलिक एसिड हमेशा ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमेशा ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट सेल किसकी बनी होगी, ये बनी होगी सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इसकी सेल वॉल में पामेलिक एसिड नहीं पाया जाता है, यानी कि पामेलिक एसिड क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है और इसकी सेल वॉल की एक विशेषता होती है, इसमें पामेलिक एसिड पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होगी वो केवल और केवल सेलुलोज की ही बनी होती है। केवल और केवल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सेल के अंदर हमें पता है कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होंगे या नहीं होंगे। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट यानी कि जीव द्रव्य भ्रमण यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस प्रकार का कोई भ्रमण नहीं होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि इसमें जो पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, सर्कुलर टाइप के मूवमेंट पाए जाते हैं, भ्रमणकारी मूवमेंट पाए जाते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में ब्राउनीय गतियाँ होती है या भ्रमणकारी गतियाँ होती है, जबकि इस जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम पता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से इसके कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिकाओं के तैरते हुए पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं ऑर्गनली कहा जाता है, सेल ऑर्गनली कहा जाता है। बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं,
में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका कार्य करती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसे भी एनर्जी चाहिए ही नहीं चाहिए, तो इसे एनर्जी चाहिए, तो इसे एनर्जी बनती है। इसे जो एनर्जी मिलती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर एक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं, मीजोसोम। यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम मीजोसोम कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आगे हम बात कर लेते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें पता है क्या काम करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेक्रेशन का कार्य करता है, स्त्रावण का कार्य करता है, नहीं करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्त्रावण का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि इसमें क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसमें नहीं पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे वाली, क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, क्या क्या प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखिए आगे क्या क्या स्ट्रक्चर है जो इन दोनों में प्रेजेंट होती है, एक में नहीं होती है। आगे बात कर लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया सेल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया सेल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर बैक्टीरियोविरिडिन नाम का पदार्थ या क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। जबकि ये जो क्रोमेटोफोर क्या करते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं और इनके स्थान पर बैक्टीरियोविरिडिन व बैक्टीरियोक्लोरोफिलिया, इसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। क्या बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसके चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब देखो डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए जो पदार्थ है, केंद्रकीय पदार्थ है, वो क्या है, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, नहीं रहता है। इसमें केवल एक ही प्रकार का डीएनए पाया जाता है, जो क्या होता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा आवृत नहीं रहता है, इसलिए इस प्रकार के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, या जीनोफोर भी कहा जाता है। इस प्रकार के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, जीनोफोर भी कहा जाता है। अब देखिए, अब इसके अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसा होगा, डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है
वो होता तो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड होता है। होता कैसा है, डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन होता कैसा है, होता वर्ताकार है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जबकि इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड और लाइनर डीएनए पाया जाता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और इसमें डबल स्टैंडर्ड है लाइनर डीएनए पाया जाता है। अब और देख लीजिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें न्यूक्लियस डीएनए के अतिरिक्त एक डीएनए का खंड और पाया जाता है। इस डीएनए खंड को प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जबकि प्लाज्मिड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मिड यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब हम इनके डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम जो होता है, सबसे पहले देखिए जो राइबोसोम है वो बने किसके होते हैं, राइबोसोम बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S होते हैं, वो 70S होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम क्या होते हैं, 80S होते हैं। ये S क्या है, ये एक श्वेडबर्ग इकाई है, सेगमेंटेशन इकाई है, इसलिए इसे S से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो हमें पता है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ये 2 इकाइयों के बने होते हैं। कितनी इकाइयों के बने होते हैं, 2 इकाइयों के। एक तो इसकी लार्ज सब यूनिट होती है, एक तो लार्ज सब यूनिट, जबकि दूसरी क्या होती है, इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है, यानी कि 2 इकाइयाँ हैं। अब देखिए ये 2 इकाइयाँ, यदि 70S राइबोसोम है तो इसकी बड़ी इकाई क्या होगी, 50S, जबकि छोटी इकाई क्या होगी, 30S। ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता है कि बड़ी इकाई भी किसकी बनी होगी, प्रोटीन और आरएनए की बनी होगी या नहीं होगी, और छोटी इकाई भी किसकी बनी होगी, प्रोटीन और आरएनए की बनी होगी। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी राइबोसोम की बड़ी इकाई और एक क्या होती है, राइबोसोम की छोटी इकाई। बड़ी इकाई होती है इसकी 60S, जबकि छोटी इकाई क्या बोलते हैं, इसको 40S कहा जाता है। हमें पता है कि राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, इसलिए राइबोसोम की बड़ी इकाई भी प्रोटीन और आरएनए की बनी होगी, छोटी इकाई भी प्रोटीन और आरएनए की बनी होगी। तो देखिएगा ये जो इसमें आरएनए पाए जाते हैं बड़ी इकाई यानी कि 50S वाली इकाई के अंदर जो आरएनए पाए जाते हैं वो आरएनए होता है, एक तो 27S टाइप का आरएनए होता है, जबकि एक आरएनए और पाया जाता है वो होता है 5S आरएनए। और इसकी जो छोटी इकाई है 30S की इकाई है, इसमें भी आरएनए होगा। इसमें जो आरएनए होता है वो केवल और केवल 16S आरएनए होता है। कौन सा होता है, 16S आरएनए। यदि यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो बड़ी इकाई भी आरएनए क्या होगा और छोटी इकाई में आरएनए क्या होगा। बड़ी इकाई में जो इकाई बड़ी है तो इसे क्या दे दो, 80 है तो 8 की संख्या दे दो, 8 की संख्या दे दो। यदि हम इसे 8 की संख्या नहीं देंगे तो ये नाराज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, चलो 8 की संख्या दे देते हैं। 8 की संख्या दे देते हैं तो बड़ी इकाई में 28S आरएनए, 28S आरएनए। एक होता है 5S आरएनए। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि हमने ये जो 80S राइबोसोम है इसे हम 8 की संख्या दे देते हैं और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 5। क्या यहाँ पर 5 देने से ये राइबोसोम
जो है वो नाराज़ नहीं हो जाएगा क्या? तो नाराज़ हो जाएगा। तो इसकी नाराज़गी दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि एक RNA और दे देते हैं। तो एक क्या होता है 5.8 ऐसे RNA। ये लो भाई, नाराज़ मत होना, आपको 70S से अधिक एक 8 और दे दिया है। जबकि इस इकाई में क्या होता है, इसमें होता है 18S RNA होता है। तो इस प्रकार से इसके राइबोसोम में क्या पाए जाते हैं 70S और 80S। 70S की जो राइबोसोम की बड़ी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी इकाई को तो 50S और छोटी को 30S और उसमें बड़ी को 60S और छोटी को 40S। इसमें 23S RNA और सम प्रोटीन होते हैं। 23S RNA और 5S RNA के साथ और क्या होगा, प्रोटीन भी होगा। क्या होगा इसमें, प्रोटीन भी होगा। इसमें 16S RNA और इसके साथ क्या होगा, प्रोटीन भी होगा। इसमें 28S 5S और 5.8 है sRNA और प्लस इसमें क्या होगा, प्रोटीन भी होगा। इसमें 18S RNA और प्लस क्या होगा, इसमें प्रोटीन भी होगा। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में RNA पाए जाते हैं और राइबोसोम पाए जाते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब देखिए इनके अलावा और क्या क्या संरचना होती है जो इसमें क्या होती है, उपस्थित या अनुपस्थित होती है। चलो एक हम बात कर लेते हैं प्रोक्सिसोम। किसकी बात कर लेते हैं, प्रोक्सिसोम की बात कर लेते हैं। प्रोक्सिसोम एक संरचना होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये प्रकाश श्वसन का कार्य करती है। फोटो रिस्पिरेशंस का इसका कार्य होता है, यानी कि प्रकाश श्वसन का कार्य करती है, फोटो रेस्पिरेशंस का कार्य करती है। ठीक है। जबकि दूसरी संरचना ग्लाइओक्सिसोम, एक संरचना और है ग्लाइओक्सिसोम भी इसके जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्लाइओक्सिसोम जो है वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ग्लाइओक्सिसोम इसमें एब्सेंट और इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइओक्सिसोम क्या करते हैं, ग्लाइओक्सिसोम जो लिपिड होती है, लिपिड से क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। किसका सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। यानी ग्लाइओक्सिसोम लिपिड से कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। प्रोक्सिसोम क्या करते हैं, प्रोक्सिसोम प्रकाश श्वसन के कार्य करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट बॉटनी के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रकाश श्वसन एक आवश्यक बुराई भी है। प्रकाश श्वसन एक आवश्यक बुराई है, ये बॉटनी का मैटर है। फोटो रिस्पिरेशंस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। हमने जब न्यूक्लियस की बात की थी और डीएनए की बात की थी, तो हम कुछ पॉइंट उसमें एक दो और रह गए थे। वो पॉइंट क्या है, देखो, जो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक की जो सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए ज़्यादा संख्या में होता है। तो डीएनए में क्या होता है कि डीएनए इस प्रकार से एक संरचना होती है और उस संरचना के चारों ओर क्या करता है, रैपिंग करता है, नहीं करता है, डीएनए रैपिंग करता है। अब ये जो संरचना है जिसके चारों डीएनए रैपिंग कर रहा है, इस संरचना को क्या बोलते हैं, ओक्टामर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओक्टामर।
ऑक्टामर क्या होते हैं? ऑक्टामर हमें पता है कि डीएनए बहुत ज़्यादा संख्या में है, लंबी चेन के रूप में है, तो इस डीएनए को फिक्स रखना बहुत ही आवश्यक है, काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। इस डीएनए को काबू में रखने का काम कौन करते हैं? यही ऑक्टामर करते हैं। हमें पता है कि डीएनए कैसा होता है। डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो इस डीएनए को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए, नहीं चाहिए? डीएनए को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो बेस, डीएनए के अंदर कंट्रोल करने वाले बेस क्या चाहिए? तो ये बेस जो होंगे वो प्रोटीन के रूप में होंगे। प्रोटीन के रूप में क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। और ये प्रोटीन जो होगी, इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? स्टोन प्रोटीन कहते हैं। स्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, स्टोन प्रोटीन भी वह कैसी होनी चाहिए? बेसोफिलिक प्रकार की। इसलिए बेसोफिलिक कौन से होते हैं? लाइसिन और ग्लाइसिन, लाइसिन और हिस्टाडीन। ये बात हम बाद में कर लेंगे, इसको छोड़ो एक बार, आगे जब हम न्यूक्लियोसोम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। देखो इसमें डीएनए क्या है? एसिडिक प्रकृति के होते हैं। तो एसिडिक को क्या चाहिए? कोई बेस चाहिए, और बेस के रूप में क्या होते हैं? प्रोटीन, यानी कि कोई क्षार चाहिए, तो क्षार के रूप में क्या होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन कौन से होते हैं? स्टोन प्रोटीन होते हैं। और स्टोन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं अभी? स्टोन प्रोटीन, टाइप ऑफ स्टोन प्रोटीन, टाइप ऑफ स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। H1, H2A, H2B, H3 और H4। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको स्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के बताए हैं? 5 प्रकार के। लेकिन अंतिम संख्या में कहीं भी 5 नहीं है। इसका अर्थ है कि जो इसका H2 है वो 2 रूपों में पाया जाता है। इसके H2 को, यानी कि पहले को छोड़कर H2A, H2B, H2 इन चारों की 2-2 संख्या में मिलकर 2-2 संख्या मिलाने पर संख्या कुल क्या हो जाएगी? 8। और इसी 8 संख्या से क्या बन जाता है? ये ऑक्टोमर। इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये ऑक्टोमर से क्या बने होते हैं? स्टोन। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? ये तो आपको बताने के लिए था। यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं? स्टोन प्रोटीन होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या? स्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं? स्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें पता है कि कल की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अभी फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया सेल है प्रोकैरियोटिक सेल उसमें क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला हम देखते हैं तो इस प्रकार की बिल्कुल छोटे छोटे सूत्रनुमा धागे के रूप में, कणिकाओं के रूप में बनी हुई संरचना होती है। और फ्लैजिला की बाद आगे की पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। अब ये जो सूत्र कणिका है, कुछ फ्लैजिला यानी कि रोम के समान संरचना, इसमें छोटे छोटे पतले पतले धागे की समान संरचना पाई जाती है। इसका सेक्शन यहाँ से काटते हैं तो इसका सेक्शन ऐसे दिखाई देता है। एज सपोज करो इसके सिरों पर कितने आगे? 9 और सेंटर में कितने हो? 2। तो ये व्यवस्था क्या होगी? 9। ये व्यवस्था क्या होगी? 9 बाहर, अंदर कितने? 2। 9 + 2 की व्यवस्था होती है, नहीं होती है? अब देखो, यदि इसके सेंटर में कुछ भी ना हो तो क्या होगी व्यवस्था? 0 + 2, यानी कि 2 धागे बीच में पाए जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी फ्लैजिला में क्या होती है? 0 + 2 की व्यवस्था
होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं इसमें 9+2 की व्यवस्था होती है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक